हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सेफ्टी एंड हेल्थ के बारे में, यानी कि सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कार्य की दृष्टि से भी देखें तो फिर भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर अगर हम कार्य की दृष्टि से, क्योंकि हमें कार्य करने से पहले ये पता होना चाहिए कि हम इस कार्य को सुरक्षा से कैसे कर सकते हैं, और कभी भी कार्यस्थल पर अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो जो पीड़ित होता है ना, उसको हमें फर्स्ट एड देने की आवश्यकता होती है। तो उसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि फर्स्ट एड हमें कैसे देनी है पीड़ित को, और सेफ्टी किसी भी कार्य को सुरक्षा से किस किस तरीके से कर सकते हैं। और इस चैप्टर से जो है सवाल अक्सर बनते हैं हर एग्जाम में, चाहे वो सेंटर का एग्जाम हो चाहे वो स्टेट का एग्जाम हो। जैसे कि जो अभी SALM का जो एग्जाम हुआ था पिछली बार, उसके अंदर भी इस चैप्टर से दो सवाल पूछे गए थे। ठीक है, इसलिए जो चैप्टर होता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और कार्य करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस चैप्टर में हम सबसे पहले ना सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे कि सेफ्टी क्या होती है। देखिए, जब भी हम कार्य करते हैं, कार्य हमें ये बताता है कि जो कर्मचारी है, कर्मचारी की सुरक्षा सबसे पहले है। जब आपकी ज्वाइनिंग, जब ये अगर आप बिजली बोर्ड में लग कर आओगे ना, चाहे ALM की पोस्ट पर लग के आओ चाहे SA की पोस्ट पर लग कर आओ, सबसे पहले जो वहां पर कर्मचारी है वो आपको किसके बारे में बताते हैं? वो सबसे पहले सेफ्टी के बारे में आपको बताते हैं कि जो सेफ्टी है ना वो सबसे ज्यादा जरूरी होती है। सबसे पहली क्लास आपकी सेफ्टी की लगाई जाती है। जब आपकी ज्वाइनिंग होगी ना, तब आपको ALM हो चाहे SA हो, आपको सेफ्टी के बारे में बताया जाएगा कि हमें सेफ्टी से किस तरीके से कार्य करना है। और सेफ्टी चाहे कार्य छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन जो सुरक्षा है वो हमेशा ना महत्वपूर्ण मुद्दा बना रहता है, क्योंकि सुरक्षा ही सबसे बड़ा। अगर हमारी सुरक्षा बनी रहेगी तो हम कार्य लगातार करते रहेंगे। ठीक है, इसलिए सुरक्षा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है। अगर कार्य करते वक्त हम किसी कुछ चीज़ों का जो है ध्यान रख लेते हैं तो हम अपनी सुरक्षा आसानी से कर सकते हैं। जैसे किसी भी करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस कार्य को करना कैसे है, और करना तो है लेकिन सुरक्षा से कैसे करना है। ठीक है, जो आपके टूल्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। ठीक है, उनका इंसुलेशन वगैरह नहीं उतरा रहना चाहिए। जो आपको सेफ्टी किट दी जाती है उसका यूज करना चाहिए। आपको सेफ्टी किट आपको दी जाती है उसका यूज करना चाहिए। ठीक है, कभी भी मजाक नहीं करना चाहिए कार्य करते वक्त। हमेशा हम जो हम काम कर रहे हैं उस पर ही ध्यान रहना चाहिए, मजाक वगैरह ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और जो आपके टूल्स हैं उनकी बार समय समय पर मरम्मत, जो भी उसके अंदर कोई कमी है तो उसको दूर करना चाहिए। और कभी भी अपने हाथों या फिर शरीर के द्वारा किसी भी मशीन को रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रख लेते हैं ना, तो हम काफ़ी हद तक अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। ठीक है, कार्य करते वक्त कभी भी जैसे हाथों में अंगूठी, घड़ी वगैरह ना पहने, क्योंकि जो ऐसी ऐसी चीज़ें होती है कई बार मशीनों में आकर फंस जाती हैं और फिर जो है दुर्घटना होने के चांस बढ़ जाते हैं। और ढीले ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो ज़्यादा ढीले ना हो। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सीडेंट की, यानी कि दुर्घटना क्या होती है। देखिए, अचानक हो जाने वाली क्रियाएं, यानी कि जो जिस पर व्यक्ति विशेष का कोई नियंत्रण नहीं होता है, उसी को हम दुर्घटना कहते हैं। और दुर्घटना जो है अचानक से हो जाती है, यानी कि इनके ऊपर व्यक्ति विशेष का कोई कंट्रोल नहीं रहता, कोई नियंत्रण नहीं होता है। और एक्सीडेंट ना छोटे भी हो सकते हैं बड़े भी। कभी कभी क्या है, एक्सीडेंट के कारण क्या है, छोटी मोटी चोटें लग जाती है, लेकिन कभी कभी जो है दुर्घटना ज़्यादा बड़ी हो जाती है जिसके कारण व्यक्ति की जान भी जा सकती है। इसलिए करने से पहले हमें सुरक्षा जो है, सुरक्षा का पालन करना चाहिए, जिससे कि हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं। ठीक है, अब दुर्घटना होने के कारणों की बात करें कि दुर्घटना किस तरीके से हो सकती है। अरुचि, यानी कि कार्य करने में आपकी रुचि नहीं है, आप वो कार्य करना नहीं चाहते, मन में आपके कार्य करने की रुचि नहीं है, लेकिन आप क्या है किसी के प्रेशर से वो कार्य कर रहे हैं, तब आपको दुर्घटना होने के कारण ज़्यादा बन जाते हैं। असावधानी, कार्य करते वक्त आप सावधानी नहीं बरत रहे, यानी कि आपका जो टूल्स है वो अच्छी क्वालिटी के नहीं है, आपने सेफ्टी किट का पालन नहीं किया है, जो आपने सेफ्टी किट है वो नहीं यूज़ करी, तो ये क्या है, असावधानी में आएंगी। और जल्दबाजी, यानी कि कार्य को बहुत जल्दी जल्दी करना, यानी कि कोई दबाव डाल रहा है आपके ऊपर कि इस कार्य को जल्दी करो जल्दी करो, तो क्या है, आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है कार्य करते वक्त, हमेशा अपनी सुरक्षा का पालन करना है। ठीक है, अज्ञानता, यानी कि कार्य करने की आपके अंदर समझ नहीं है, यानी कि जो आप कार्य आपने करना स्टार्ट कर दिया लेकिन उसका ज्ञान ही नहीं है आपको कि ये कार्य करना कैसे है, तो उस समय जो है दुर्घटना होने के जो है चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। असुरक्षित हस्त औजार, यानी कि जो आपके टूल्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं है,
और वो या फिर वो ख़राब हो रखे हैं, तो क्या है आपके जो टूल्स है वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए और बार बार जो है उनको ध्यान जाते रहना चाहिए आपको, ठीक है, जांच वगैरह जो है आपको करते रहना चाहिए। आगे क्या है, सेफ्टी साइन यानी कि सुरक्षा सुरक्षा चिन्हों के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए सुरक्षा चिन्ह जो है चार प्रकार के होते हैं। एक होता है निषेधात्मक चिन्ह यानी कि प्रोहिबिटिव साइन, एक आवश्यक चिन्ह यानी कि मैंडेटरी साइन, एक चेतावनी चिन्ह यानी कि वार्निंग साइन, सूचना चिन्ह यानी कि इंफॉर्मेशन साइन। इन चारों के बारे में अच्छे तरीके से आप पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे निषेधात्मक चिन्ह के बारे में यानी कि प्रोहिबिटिव साइन। इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रोहिबिटिव साइन हमें क्या बताता है। प्रोहिबिटिव साइन हमें निषेधात्मक ये चिन्ह ये हमें यह बताता है कि ये कार्य हमें नहीं करना है। जहां पर भी प्रोहिबिटिव साइन का साइन बोर्ड आपको लगा दिखे, जैसे ये साइन आपको दिख रहा है, इसके अंदर क्या दिखा रखा है कि यहाँ पर साइकिल चलाना मना है, यहाँ पर साइकिल ना चलाए। और इसके अंदर आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो इसका दिखने में कैसे होता है, जैसे ये वृत्त होता है, कैसा होता है, वृत्त होता है, और जो इसका बॉर्डर है वो लाल कलर का होता है यानी कि लाल रंग का होता है बॉर्डर। और जो इसका क्रॉस बार है ये दोनों ही क्या है, लाल कलर के होते हैं, और इसके ऊपर काले रंग से जो है चिन्ह को दर्शाया जाता है। श्वेत पर्दे पर काले रंग का जो है निशान बनाया जाता है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है, यही आपको इस चीज़ में याद रखनी है। और एग्जाम में जो है ना यहीं से सवाल पूछेगा कि जो प्रोहिबिटिव साइन है वहां पर किस कलर का जो है निशान बनाया जाता है। काले रंग का इस पर निशान बनाया जाता है, किस पर, श्वेत पर्दे पर, यानी कि सफेद कलर के पर्दे पर काले रंग का जो है चिन्ह बनाया जाएगा। और जो इसका बॉर्डर होगा और जो क्रॉस बार होगा वो लाल रंग का होगा। और ये प्रोहिबिटिव साइन हमें ये बताता है कि हमें इस कार्य को नहीं करना है। आगे है मैंडेटरी साइन यानी कि आवश्यक चिन्ह। ये भी जो है वृत्त आकार का होता है, वृत्त आकार का, और ये नीले पर्दे पर श्वेत यानी कि सफेद रंग का चिन्ह बनाया जाता है, यानी कि श्वेत संकेत। मैंडेटरी साइन हमें ये बताता है कि हमें ये कार्य करना है। जैसे ये जो चिन्ह है आपको ये क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर मास्क पहनना बहुत जरूरी होता है, यहाँ पर मास्क पहनना बहुत जरूरी है। ये हमें मैंडेटरी साइन बताता है यानी कि आवश्यक चिन्ह, यानी कि इस कार्य को हमें करना ही पड़ेगा। और ये वृत्त की आकार का होता है, नीले पर्दे पर सफेद रंग का चिन्ह दर्शाया जाता है, और ये हमें ये बताता है कि इस कार्य को करना है। आगे चलते हैं, आगे है मैंडेटरी यानी वार्निंग साइन यानी कि चेतावनी चिन्ह। चेतावनी चिन्ह हमें क्या बताता है, ये खतरे की चेतावनी हमें देता है। किसकी, खतरे की चेतावनी देता है। और इसका आकार कैसा होता है, त्रिकोणीय, ये होता है त्रिकोणीय, त्रिकोणीय वार्निंग साइन। और इस पे क्या होता है, पीले पर्दे पर, पीले पर्दे पर काला संकेत। ये चिन्ह हमें ये दर्शाता है कि हमें क्या इस यहाँ पर जो है खतरा है। ये बहुत तरीके के हो सकते हैं, जैसे हाई वोल्टेज, डेंजर जो होता है। और इसमें क्या होता है, काले रंग का बॉर्डर होता है और काले रंग का ही इस पे संकेत दर्शाया जाता है, और पीले पर्दे पर वार्निंग साइन। आगे है सूचना चिन्ह यानी कि इंफॉर्मेशन साइन। इंफॉर्मेशन साइन जो है हमें सूचनाएं देता है कि यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर ये क्लिनिक को दर्शा रहा है, ये यहाँ पर ये हॉस्पिटल को भी दर्शाता है, एयरपोर्ट को दर्शाता है, ठीक है, यानी कि जेब्रा क्रॉसिंग को दर्शाता है। इंफॉर्मेशन साइन ये होते हैं। और ये कैसे, ये वर्गाकार होते हैं भाई, वर्गाकार। और इसमें हरे पर्दे पर, ये जो इसमें नीला दिख रहा है वैसे ये हरा होता है, कैसा, हरा, हरे पर्दे पर श्वेत संकेत। ये लाल कलर इसलिए दिखाया हुआ है क्योंकि जो क्लिनिक है उनका जो कलर होता है वो रेड होता है, वैसे ये जो सफेद कलर है इससे ये हमें दर्शाता है संकेत को, ठीक है। हरे पर्दे पर श्वेत संकेत ये दर्शाता है इंफॉर्मेशन साइन। ये क्या क्या, जैसे घरों में मेन स्विच होता है उसकी साइन को दर्शा सकता है, क्लिनिक को दर्शाता है, हॉस्पिटल को दर्शाता है। इन सभी को कौन दर्शाता है, इंफॉर्मेशन साइन हमें बताता है। आगे हम पढ़ते हैं फर्स्ट एड के बारे में यानी कि प्राथमिक चिकित्सा। मान लीजिए अगर कोई दुर्घटना हो जाती है कार्यस्थल पर, तो हमें क्या है, उस पीड़ित को प्राथमिक चिकित्सा देनी पड़ती है। हॉस्पिटल अगर ले जाने में जैसे टाइम लग जाता है, तो हमें क्या है, दुर्घटना होते ही तुरंत उसको प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए। और जो फर्स्ट एड किट होती है वो हमारे पास होनी चाहिए अक्सर, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो
कहीं पर भी फैक्ट्री वगैरह हो, पावर हाउस हो, वहाँ पर फर्स्ट एड किट जो है जरूर रखी होनी चाहिए। और उस फर्स्ट एड किट के अंदर क्या क्या होना चाहिए? बेटाडिन होनी चाहिए, स्प्रिट एमोनिया होनी चाहिए, डिटोल होनी चाहिए, बर्नोल होना चाहिए, दवा पिलाने का गिलास होना चाहिए, ड्रॉपर होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए, सुई, गोज, कैंची, चाकू, सेफ्टी पिन, ये सारी चीज़ें क्या है उस फर्स्ट एड किट के अंदर हमें हमारी होनी चाहिए। ठीक है। आगे है बेसिक लाइफ सपोर्ट यानी कि BLS। इसकी फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। BLS की फुल फॉर्म क्या है? बेसिक लाइफ सपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट ये क्या होता है? ये क्रियाएं होती है जो क्या है दुर्घटना होते ही क्या है हमें पीड़ित को देनी चाहिए। जैसे इसको ना तीन क्रियाएं होती है। कैसी? एक ABC। ABCC इसको दर्शाया जाता है। ए से बनता है एयरवे। एयरवे ये क्या होता है? जब पीड़ित कोई दुर्घटना हो गई है तो हमें पीड़ित को क्या है बाहर की हवा ये पता करना होता है कि क्या पीड़ित के पास बाहर की हवा जा रही है या नहीं जा रही है। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है बाहर की हवा उसके अंदर जाने से तो हमें उस जो है कारण को दूर करना चाहिए। बी से क्या बनता है? ब्रीथिंग। ब्रीथिंग ब्रीथिंग हमें ये बताता है कि हमें ये सुनिश्चित करना, इस क्रिया में क्या है ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो पीड़ित है उसको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। ठीक है। अगर उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको क्या है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना चाहिए यानी कि कृत्रिम श्वसन उसे देना चाहिए। एक सी से बनता है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन सर्कुलेशन में ये देखा जाता है कि पीड़ित की जो नब्ज होती है, जो नब्ज होती है उसको पकड़कर ये देखा जाता है कि क्या खून का दौरा जो है रुका तो नहीं है, यानी कि रक्त संचार जो है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। रक्त संचार सुचारू है नहीं, इसकी जांच करी जाती है सी में। ठीक है। ये जो है तीन क्रियाएं होती है बेसिक लाइफ सपोर्ट की। ABC को से इनको दर्शाया जाता है। ए से एयरवे, बी से ब्रीथिंग और सी से सर्कुलेशन। एयरवे में ये देखा जाता है कि पीड़ित के पास हवा जाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। ठीक है। बी से ब्रीथिंग यानी कि उसको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। सी यानी कि सर्कुलेशन यानी कि रक्त संचार में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर रक्त संचार में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको तुरंत CPR देनी चाहिए। यानी CPR की होती है कार्डियो पल्मोनरी रेसिटेशन। कार्डियो पल्मोनरी रेसिटेशन। CPR की जो है विधि, जो CPR की जो क्रिया है उसके साथ करनी चाहिए पीड़ित के साथ। ठीक है। कार्डियो पल्मोनरी रेसिटेशन। और ये ABC जो है बहुत जरूरी होती है क्योंकि एक वैज्ञानिक के अनुसार हमें बताया गया है कि जो 3 मिनट तक अगर हमारे जो मस्तिष्क है उसको ऑक्सीजन ना मिले, कितने मिनट तक? 3 मिनट तक अगर उस पीड़ित को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी ना, उसके मस्तिष्क को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो निष्क्रिय हो जाता है यानी कि अवरुद्ध हो जाता है वो उसका मस्तिष्क। ठीक है। इसलिए बेसिक लाइफ सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब जो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन है उसके बारे में हम समझते हैं। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन यानी कि कृत्रिम श्वसन देने की 4 विधियां हैं। एक होती है सेफर विधि, एक होता है सिल्वेस्टर मेथड, एक होता है माउथ टू माउथ मेथड, एक मुंह से नाक विधि यानी कि माउथ टू नोज मेथड। सबसे पहले ना हम सेफर मेथड को देखते हैं। देखिए सेफर मेथड में ये मेथड जब अपनाया जाता है जब जो पीड़ित है उसकी कमर पर जलने के निशान पड़ जाते हैं। कहाँ पर? जो उसकी पीठ है उसकी पीठ पर क्या है जलने के घाव पड़ गए तो हम सेफर मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ये मेथड कैसे अपनाया जाता है? पहले जो है रोगी को उल्टा लिटा दिया जाता है यानी कि सीने के बल जो है लिटा दिया जाता है। ठीक है। और वो कमर से जो है उसके कपड़े हटा दिए जाते हैं। फिर उसके पैरों की तरफ बैठकर उसकी कमर को जो है अपने हाथों के साथ रगड़ा जाता है। ठीक है। एक प्रेशर डाला जाता है हाथों के द्वारा, हाथों के जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, हाथों के द्वारा जो है उसकी कमर पर प्रेशर डाला जाता है। 2 से 3 सेकंड तक ये प्रेशर डालते हैं, फिर हटा लेते हैं, फिर डालते हैं, फिर यानी कि 10 से 12 बार जो है 1 मिनट के अंदर 10 से 12 बार हमें ये विधि करनी पड़ती है। और इसमें क्या है ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ज्यादा लंबे टाइम तक भी है हमें ये करते रहना पड़ सकता है। जब तक जो है पीड़ित नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ जाता है तब तक हमें ये मेथड करते रहना चाहिए।
अगला है सिल्वेस्टर मेथड। सिल्वेस्टर मेथड जब यूज किया जाता है जब उसके सीने पर जो है जलने के घाव पड़ जाते हैं। उसमें क्या है, रोगी को सीधा लेटा दिया जाता है, यानी कि कमर के बल लेटा दिया जाता है। इस मेथड में क्या है, इसके ना रोगी के जो सीने से जो कपड़े हटा देने चाहिए। और ये मेथड कैसे, जैसे उसकी जीभ को बाहर निकाल के रखना चाहिए। देखिए जो दूसरा बंदा जो है आपको दिख रहा है, ये इसमें इसकी जीभ को बाहर निकाले हुआ है, इसको बाहर निकाल देना चाहिए ताकि जो है वायु जो है उसके मुंह के अंदर कंटिन्यू बनी रहे, वायु का जो है अवरुद्ध ना हो। ठीक है। और पीड़ित के सिर की तरफ जो है घुटनों के बल बैठ जाना चाहिए। और फिर उसके हाथ की मुट्ठी बंद करके उसके पहले हाथ मोड़ने चाहिए, फिर दोबारा फिर उसको सिर के पास लेकर आना चाहिए और सीधे हाथ कर देने चाहिए। ये होता है सिल्वेस्टर मेथड। ठीक है। ये भी जो है 10 से 15 बार 1 मिनट में करते रहना चाहिए। ये मेथड भी 1 मिनट के अंदर 10 से 15 बार। और कैसे करना है, पहले रोगी की क्या है, जीभ को बाहर निकाल देना चाहिए, फिर उसकी सिर की तरफ बैठकर उसके हाथों की जो मुट्ठी है उसको बंद करके मोड़ना चाहिए हाथों को। फिर क्या है, उसको हाथों को लंबा करके सिर के पास लेकर आना चाहिए। ये होता है सिल्वेस्टर मेथड। एक होता है माउथ टू माउथ मेथड। ये सबसे अच्छा मेथड माना जाता है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का, यानी कि सबसे अच्छी जो विधि है वो माउथ टू माउथ मेथड को बताया जाता है। इसमें क्या होता है, पहले रोगी के पीड़ित के मुंह को साफ कर लेना चाहिए, फिर उसके ऊपर क्या है एक कपड़ा रख देना चाहिए, जालीदार जालीदार कपड़ा रखकर फिर उसके मुंह के अंदर क्या है हवा देनी चाहिए, यानी कि सांस देनी चाहिए। और इसमें भी है जो रोगी के जो गर्दन के नीचे एक तकिया लगा लेना चाहिए। और माउथ टू माउथ मेथड जो होता है इसकी में भी जो गर्दन है वो लटका देते हैं, जैसे उसकी गर्दन के नीचे एक तकिया लगा देते हैं, गर्दन के नीचे एक तकिया लगा देते हैं जिससे उसकी गर्दन जो है लटक जाती है। और फिर उसके मुंह पर जो है कपड़ा रखकर उसे कृत्रिम श्वास दिए जाते हैं। और ये मेथड जो है सबसे अच्छा मेथड बताया जाता है। एक होती है माउथ टू नोज मेथड। माउथ टू नोज मेथड में क्या है, जब रोगी का मुंह नहीं खुल रहा होता है तब क्या है उसके नाक में हवा देकर क्या है हम इस माउथ टू नोज मेथड के द्वारा आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देते हैं रोगी को। इसमें भी क्या है गर्दन को लटका लटका देते हैं, जैसे इसके गर्दन के नीचे एक तकिया लगा देते हैं, फिर नाक पर क्या है एक जालीदार कपड़ा रखकर उसको सांस उसके अंदर हवा देते हैं। और फेफड़े अगर नहीं फूलते हैं तो उसके कंधों पर क्या है थपथपाते रहना चाहिए ताकि उसके फेफड़े जो है फूलते रहें। ये होता है मुंह से नाक विधि, यानी कि माउथ टू नोज मेथड। आगे है गोल्डन आवर्स किसे कहते हैं। देखिए दुर्घटना होने के जो शुरू के 30 मिनट होते हैं ना, जब दुर्घटना हो गई, दुर्घटना होने के बाद जो 30 मिनट होती है शुरुआती 30 मिनट, उनको कहा जाता है गोल्डन आवर्स। अगर व्यक्ति इस गोल्डन आवर्स के से गुजर जाता है, यानी कि इसको पार कर लेता है, तो क्या है रोगी के बचने के चांस ज़्यादा रह जाते हैं। जो गोल्डन आवर्स को पार कर लेता है तो उसके बचने के चांस ज़्यादा रहते हैं और इतने देर के अंदर जो रोगी है अस्पताल पहुंच जाता है। ठीक है। अगर रोगी जो है ना अस्पताल पहुंचने तक अगर जीवित है, यानी कि उसने गोल्डन आवर्स का समय पार कर लिया है, तो क्या है उसके जीवन को बचाया जा सकता है। और गोल्डन आवर्स के दौरान हमें उसको फर्स्ट एड देनी चाहिए, फर्स्ट एड देनी चाहिए गोल्डन आवर्स के दौरान। आगे हम चलते हैं, आगे हम समझते हैं भाई इलेक्ट्रिक शॉक क्या होता है। आपको मैंने बताया था 90 वोल्ट से अधिक, 90 वोल्ट से अधिक क्या है विद्युत प्रवाह का, अगर हमारे शरीर में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तब जो है दर्द हमें होता है। ठीक है। यानी कि वो असहनीय होता है इलेक्ट्रिक शॉक। कितने पर, 90 वोल्ट से अधिक। इलेक्ट्रिक शॉक के क्या प्रभाव होते हैं हमारे शरीर पर। देखिए हमारा जो श्वसन है ना वो अवरुद्ध हो जाता है, श्वसन अवरुद्ध हो सकता है, शरीर पर छाले पड़ सकते हैं। अगर ज्यादा करंट का प्रवाह हमारे शरीर के अंदर होता है, हमारा क्या श्वसन अवरुद्ध हो सकता है, शरीर पर छाले पड़ सकते हैं, शरीर का मांस जो है वो जल भी सकता है। और जो रक्त प्रवाह है, रक्त का जो संचार है वो रुक जाता है, जिसके कारण व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है। और अगर ज्यादा वोल्टेज का झटका लग गया ना तो मृत्यु भी हो सकती है भाई, मृत्यु भी हो सकती है अगर ज्यादा वोल्टेज का जो है करंट लग जाता है। ठीक है। और एक बात का आपको पता है, जो एसी से ना डीसी ज्यादा खतरनाक होती है, एसी से डीसी ज्यादा खतरनाक होती है। क्यों, देखिए एसी की जो वेव फॉर्म है वो कैसे होती है, एसी की वेव फॉर्म ऐसे होती है, यानी कि एक बार तो उसका हम पॉजिटिव में मान रहता है, एक बार नेगेटिव, यानी कि जब नेगेटिव में मान जाता है ना
तो अब आपको आपको देखा होगा जब व्यक्ति को एक तार छूती है, जब व्यक्ति किसी तार को छू लेता है तब क्या होता है, उसको एक झटका लगता है और एसी क्या है ना तभी छोड़ देती है उसको। और वो किस दौरान छोड़ती है, जब नेगेटिव चक्कर आता है ना, जब एसी की वेव फॉर्म का नेगेटिव चक्कर आता है तब वो व्यक्ति को छोड़ देती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के कारण जो है व्यक्ति की जान बच जाती है एसी के में। लेकिन डीसी का आपको पता है, डीसी की वेव फॉर्म बिल्कुल ऐसे होती है, वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आती है। तो जो डीसी है ना वो लगातार जो है व्यक्ति को पकड़े रखती है, उसको अपने से जो छोड़ती नहीं है। लेकिन एसी क्या है, वो छोड़ देती है झटका मारकर। लेकिन इसलिए डीसी को जो है ज्यादा खतरनाक बताया जाता है। ठीक है, प्रभाव मैंने आपको बता दिया, श्वसन अवरुद्ध हो सकता है, छाले पड़ सकते हैं, मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है ना। और करंट की अगर बात करें तो 0 से 5 मिली एम्पेयर तक तो जो है विद्युत का झटका नहीं लगता है। ये क्या है, संवेदनहीन ही होता है। 0 से 5 मिली एम्पेयर, 10 मिली एम्पेयर तक भी संवेदनहीन होता है। 10 मिली एम्पेयर तक भी संवेदनहीन होता है जो विद्युत का झटका होता है। लेकिन 10 एम्पेयर से 10 मिली एम्पेयर से ऊपर जाते ही, जैसे मान लेते हैं 50 मिली एम्पेयर हो गया, 50 मिली एम्पेयर हो गया, तो हृदयघात की संभावना बनी रहती है। किसकी? हृदयघात की, हृदयघात की संभावना थी। और अगर 1 एम्पेयर हो गया ना, 1 एम्पेयर पे तो मौत है, यानी कि निश्चित मृत्यु है। 1 एम्पेयर का अगर विद्युत का झटका लग जाता है व्यक्ति को, क्योंकि 1 एम्पेयर जो है बहुत ज्यादा होता है। 0 से 10 मिली एम्पेयर तक तो संवेदनहीन होता है, 50 मिली एम्पेयर पर हृदयघात हो सकता है, और 1 एम्पेयर पर तो निश्चित मौत होती है। मांसपेशियां क्या है, सिकुड़ जाती है, सिकुड़ जाती है मांसपेशियां जब करंट का प्रवाह हमारे शरीर के अंदर होता है। ठीक है। और मानव शरीर के ना प्रतिरोध की बात करें हम, अगर तो मानव शरीर का प्रतिरोध है, अगर आपकी त्वचा शुष्क है, शुष्क, अगर आपकी शुष्क त्वचा यानी कि ड्राई स्किन है, तब उस कंडीशन में आपका जो प्रतिरोध है वो 10,000 ओम से लेकर 1 लाख, 1 लाख ओम तक होता है। कब? जब आपकी ड्राई स्किन होती है, 10,000 ओम से लेकर 1 लाख ओम तक। और अगर आपकी त्वचा गीली है, गीली त्वचा है, गीली त्वचा में आपके शरीर का प्रतिरोध जो है 1,000 ओम होता है। यानी कि जो मानव शरीर की बात करें तो शुष्क त्वचा में 10,000 ओम से 1 लाख ओम, और गीली त्वचा में 1,000 ओम होता है। और शरीर का भीतरी भीतरी भाग की बात करें, अगर हम भीतरी भाग की बात करें तो 400 से 600 ओम, 400 से 600 ओम होता है। ठीक भाई, इन 3 बातों का आपको ध्यान रखना है, और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कि शुष्क त्वचा में मानव शरीर का प्रतिरोध जो है कितना होता है। और ये भी आपको याद रखना है कि गीली त्वचा के अंदर 1,000 ओम होता है, और भीतरी जो है भीतरी भाग में 400 से 600 ओम होता है। आगे हम समझते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि पीपीई किट के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा। पीपी किट क्या होती है? ये हमारी सेफ्टी किट होती है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इसकी फुल फॉर्म होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इस पीपी किट में हमारी सेफ्टी का सामान होता है, जैसे गोगल्स हो गए, फेस शील्ड होगी, मेडिकल कैप, शूज कवर हो गया, लेग कवर हो गए, मास्क हो गया, आपके ग्लव्स हो गए, सर्जिकल मास्क हो गया। ये क्या है, आपकी पीपी किट के अंदर रहता है। ठीक है। और एक मान है जो इसमें बताया जाता है, PPE1 जो है किसको दर्शाता है? PPE1 जो है हेलमेट को दर्शाता है। स्टेट के एग्जाम में तो ये सवाल कभी नहीं पूछा गया, लेकिन जो है सेंटर के एग्जाम में पूछा गया है कि PPE1 किसको दर्शाता है, PPE2 किसको दर्शाता है। PP2 जो है सुरक्षा जूतों को दर्शाता है, सुरक्षा जूते। आप अपने नोट्स में लिख लेना इन बातों को। PPE3 जो है श्वसन सुरक्षा को, PP3। और PP4 हाथ, और हाथ की सुरक्षा लिख लीजिए, हाथ की सुरक्षा। ठीक है भाई। PPE5 आंखों और चेहरों की। एक
आंख और चेहरों की सुरक्षा। पीपीई 6 किसको दर्शाता है? सुरक्षात्मक कपड़ों को। पीपीई 7 कान की सुरक्षा। पीपीई 8 सुरक्षा बेल्ट। लो भाई, ये 8 के 8 है ना भाई, अपने उसमें लिख लेना नोट्स में। मैंने आपको बता दिया है, जो सेंटर के एग्जाम में तो इनके बारे में पूछा गया है, लेकिन स्टेट के एग्जाम में कभी नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी आप अपने नोट्स में इसे लिख सकते हैं। पीपीई 1 जो हेलमेट को दर्शाता है, पीपीई 2 सुरक्षा जूतों को, पीपीई 3 श्वसन क्रिया श्वसन सुरक्षा को, पीपीई 4 जो है हाथ की सुरक्षा को, पीपीई 5 हाथ आंखों और चेहरों की सुरक्षा, पीपीई 6 सुरक्षात्मक कपड़े, पीपीई 7 कान की सुरक्षा, पीपीई 8 सुरक्षा बेल्ट। ये डाटा बहुत ही मुश्किल से ढूंढ के मिला है भाई, ठीक है। काफ़ी जगह मैंने खोजा, लेकिन फिर जाकर ये डाटा मेरे को मिला है। आगे चलते हैं। आगे हम समझते हैं फायर यानी कि आग को। आग क्या होती है? देखिए, आग जो है ना, 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। एक तो होती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल। अगर इन तीनों में से कोई एक चीज़ भी नहीं है ना, तो वहाँ पर आग नहीं लग सकती, आग लग ही नहीं सकती। देखिए, मान लीजिए ऑक्सीजन नहीं है, ओनली वैक्यूम है वहाँ पर। क्या वैक्यूम है? वैक्यूम में कभी भी आग नहीं लग सकती। हीट है यानी कि हमारे पास ऑक्सीजन भी है, जैसे हमारे आसपास ऑक्सीजन है। फ्यूल भी है, जैसे लकड़ी होगी, है कोई भी तरल पदार्थ जो होते हैं फ्यूल के, तेल वगैरह, वो भी है। अगर हमारे पास हीट ही नहीं है यानी कि उष्मा ही नहीं है, तो फिर आग नहीं लग सकती वहाँ पर। फ्यूल नहीं है हमारे पास, उष्मा भी है और ऑक्सीजन भी है, लेकिन फ्यूल नहीं है, तो आग कहाँ पर लगेगी? तो ये आग लगाने के लिए इन 3 चीज़ों का होना बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन भी होनी चाहिए, हीट भी होनी चाहिए और फ्यूल भी होनी चाहिए। और जब हम आग बुझाते हैं, अगर ऑक्सीजन को हम खत्म करते हैं, जब हम आग बुझाने के लिए ऑक्सीजन को खत्म करते हैं, तो उस प्रक्रिया को ना स्मूथिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मूथिंग कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि आग बुझाते समय ऑक्सीजन को खत्म करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? स्मूथिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्मूथिंग कहा जाता है, ठीक है। और जो ये फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं ना, जो अग्निशामक होते हैं, ये इन्हीं तीनों चीजों में से कमी करते हैं। जैसे वो ऑक्सीजन को कम करेंगे, या फिर हीट को खत्म करेंगे, या फिर फ्यूल को खत्म करने की कोशिश करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। और जो विद्युत की आग है, अब बात करें जो विद्युत की आग है वो किस तरीके से लगती है? डीले कनेक्शन यानी कि लूज कनेक्शन की वजह से, लूज कनेक्शन की वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से, ठीक है। और जो फ्यूज है वो गलत रेटिंग के है, यानी कि उसके कारण क्या हो गया, ज़्यादा करंट उसके अंदर चली गई सर्किट के अंदर, ठीक है, यानी कि ओवरलोड की वजह से, ओवरलोड की वजह से। कोई कंडक्टर है उसका इंसुलेशन खत्म हो गया है, इंसुलेशन खत्म हो गया तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इन 5 कारणों के कारण क्या है, आग लगती है सिर्फ उनमें, बिजली आग में, ठीक है। यानी कि विद्युत उपकरणों में आग लगने के मुख्य कारण यही रहते हैं। और जो आग होती है ना, उसको कई रेटिंग में बांटा गया है, देखो कैसे। ये लिस्ट आपके सामने है। जैसे यहाँ पर आग लगने के प्रकार है, यहाँ पर अग्निशामक है, और यहाँ पर आग की श्रेणी बताई गई है। जैसे लकड़ी, कागज और कपड़े में लगने वाली आग जो है पानी या फिर रेत के द्वारा बुझाई जा सकती है। और इसके लिए जो है इसको कक्षा ए में डिवाइड किया गया है। किसमें? कक्षा ए में बताया गया है। मिट्टी का तेल या फिर जो डीजल इत्यादि है, जो ज्वलनशील द्रव होते हैं ना, लिक्विड है जो, उनको झाग टाइप वाले जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसके द्वारा बुझाया जा सकता है। और इसको कक्षा बी में बताया गया है। गैस या फिर जो वैद्युतिक आग होती है, उसको शुष्क पाउडर CCl4, CO2, ड्राई पाउडर के इनके साथ बुझाया जा सकता है। और कक्षा सी में इसको डिवेलप बताया गया है, ठीक है। एक होती है धात्विक आग यानी कि मेटेलिक फायर। जो विद्युतिक आग है ना, उसको कक्षा डी में भी मानते हैं और कक्षा सी में भी मानते हैं। जो विद्युत में अगर कहीं धात्विक भाग में आग लगेगी,
विद्युत के कारण किसी धात्विक भाग में आग लगेगी तो उसको कक्षा डी में मानेंगे, और वैसे जो नॉर्मल आग लगेगी विद्युत के कारण वो जो है कक्षा सी में मानेंगे। और इसको शुष्क पाउडर यानी कि ड्राई पाउडर के साथ बुझाया जा सकता है और कक्षा डी में ये आती है। वनस्पति तेल या फिर वसा संबंधित जो है इसको वेट केमिकल यानी कि द्रवित रसायन के साथ बुझाया जा सकता है और इसको कक्षा के में मानते हैं। किसमें? कक्षा के में। ठीक है भाई। अब जो है ना फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे अग्निशमन के प्रकार है कई प्रकार के, जैसे पानी वाला हो गया, फोम वाला, ड्राई पाउडर, CO2, वेट केमिकल, हेलोन, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में, यानी कि पानी वाला जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है ये क्लास ए और क्लास बी की आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। और इसके ऊपर जो पट्टी का रंग होता है वो लाल होता है। पट्टी का रंग इसके ऊपर लाल होता है। देखिए जो ये वाटर लिखा गया है ये किस प्रकार के कलर में लिखा गया है? लाल प्रकार के कलर के अंदर लिखा गया है। व्हाइट तो लिखा गया है ये अक्सर, लेकिन पट्टी का रंग कैसा है? लाल कलर है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर एग्जाम में पूछी गई, अगर कोई यहाँ से सवाल बनता है तो ये पूछेगा कि जो वाटर वाला जो फायर एक्सटिंग्विशर है इसमें पट्टी का रंग कैसा होता है और कौन सी आग ये बुझा सकता है। ठीक है। विद्युत जो है क्लास ए और क्लास बी की आग बुझा सकता है, और पानी वाले फायर एक्सटिंग्विशर के साथ हमें कभी भी विद्युत की आग नहीं बुझानी चाहिए। अगर स्विच ऑन है तो इससे कभी भी हमें फायर वाली आग नहीं बुझाना, इसे विद्युत वाली आग कभी नहीं बुझानी चाहिए। आगे चलते आगे फोम वाला यानी कि झाग वाला, झाग वाले के द्वारा भी हम क्लास ए और क्लास बी की आग को बुझा सकते हैं। ठीक है। और इस पे पट्टी का रंग कैसा होता है? क्रीम कलर का। ये जो आपको पट्टी दिख रही है ये कैसे क्रीम कलर की आपको दिख रही है, तो इस पे झाग वाले पे पट्टी का जो कलर होगा वो क्रीम कलर का होगा। आगे है ड्राई पाउडर, यानी कि ड्राई पाउडर के द्वारा हम क्लास ए की भी आग बुझा सकते हैं, बी की भी आग बुझा सकते हैं, सी की भी और डी की भी, और इससे विद्युत की आग भी बुझाई जा सकती है। विद्युत की आग भी हम ड्राई पाउडर से ही बुझा देते हैं। और पावर हाउसों के अंदर आपको ज़्यादातर जो है CO2 और ड्राई पाउडर वाला जो है फायर एक्सटिंग्विशर देखने को मिलता है। और ड्राई पाउडर वाले पर पट्टी का रंग कैसा होता है? नीले कलर का। पट्टी का रंग नीले कलर का ड्राई पाउडर में। आगे है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। कार्बन डाइऑक्साइड पे पट्टी का रंग होगा काला। और जो ये आगे से जहां से ये हवा निकलती है, CO2 गैस निकलती है, वो भी है बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ये प्लास्टिक का होता है। ठीक है। और CO2 पर काले रंग की जो पट्टी बनी रहती है इसके द्वारा क्लास बी और विद्युत आग बुझाई जा सकती है। इसके द्वारा विद्युत आग किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड वाले फायर एक्सटिंग्विशर के साथ बुझाई जा सकती है। हाई वोल्टेज हो चाहे लो वोल्टेज हो, इसी के द्वारा बुझाई जाएगी। आगे है वेट केमिकल यानी कि गीला रसायन। गीले रसायन के द्वारा क्लास ए और क्लास के की आग बुझाई जा सकती है, कक्षा ए और कक्षा एफ की। ठीक। इस पर पट्टी का रंग कैसा होता है? पीला। वेट केमिकल पर पट्टी का रंग पीला होता है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है। आगे है हेलोन वाला। हेलोन वाले पर पट्टी का रंग होता है हरा। हेलोन वाले पर पट्टी का रंग होता है हरा, और इसके द्वारा जो है विद्युत आग को बुझाया जा सकता है। विद्युत आग को किसके द्वारा? हेलोन के फायर एक्सटिंग्विशर के साथ भी बुझाया जा सकता है। और ज्यादातर जो है विद्युत आग बुझाने के लिए इसी को प्राथमिकता दी जाती है, हेलोन वाले को। इसके अंदर कौन कौन सा जो मिश्रण होता है? CTC का और BCF का मिश्रण होता है। एक मिनट, CTC और BCF। CTC होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और BCF ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरो। BCF क्या होता है? ब्रोमो, लिख कर बता देता हूं आपको, ब्रोमो क्लोरो डाई फ्लोरो। CTC यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड, BCF यानी कि ब्रोमो क्लोरो डाई फ्लोरो, इन दोनों का क्या है? मिश्रण होता है। लेकिन विद्युतिक अगर आग हमें बुझानी है तो केवल CTC का भी हम प्रयोग कर लेते हैं। किसका? CTC का भी प्रयोग करते हैं। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? CCl4 होता है, CCl4।
CCl4 जो है इसका रासायनिक नाम होता है। ठीक है, अब इसको फायर एक्सटिंग्विशर को यूज कैसे करते हैं? यूज करने की एक विधि है जिसको हम कहते हैं पास। क्या कहते हैं? पास। पी से क्या बनता है? पुल, पुल, फिर एम, फिर स्क्वीज, फिर स्वीप। यानी कि सबसे पहले क्या है, इसके अंदर एक पिन होती है, उसको पुल यानी कि पहले खींचा जाता है, फिर निशाना साधा जाता है यानी कि एम, फिर दबाया जाता है यानी कि स्क्वीज, फिर क्या है उसको घुमाया जाता है स्वीप, जहाँ जहाँ आग लगी होती है। अगर आपको इस विधि के बारे में पता है तो आप अच्छी तरीके से जो है अग्निशामक को यूज कर सकते हो, आग को आसानी से बुझा सकते हो। ये आपको याद रखना है, पास, पुल, एम, स्क्वीज, स्वीप। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, आगे हम समझते हैं स्टैंडर्ड के बारे में, यानी कि मानक। जिन भी हम टूल का इस्तेमाल करते हैं, चाहे कि किसी भी प्रकार का वो टूल हो, चाहे किसी भी, चाहे हम हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं, चाहे हमारी जो सेफ्टी किट होती है, उसका मानकीकरण होना बहुत जरूरी होता है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ISI का। ISI की मोहर जो है जरूर लगी होनी चाहिए हमारी सेफ्टी किट पर, ताकि ISI का जो चिन्ह होता है ना, उससे हमें ये पता लग जाता है कि इस चीज़ को बनाने के लिए अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया है। ISI का चिन्ह जो है आपको वहीं पर देखने को मिलता है जहाँ पर अच्छी क्वालिटी का माल बना हुआ। ठीक है, जैसे हेलमेट हो गया, बाइक पर चलने वाला, यूज करने वाला हेलमेट आपको एग्जाम्पल ले सकते हो, उसके पीछे क्या है, ISI की मोहर लगी रहती है। वो जो ISI की मोहर है उसी हेलमेट पर लगी मिलेगी आपको, जिसपे अच्छी क्वालिटी का जो अच्छी क्वालिटी का हेलमेट होगा। ठीक है, इसीलिए हमें सलाह दी जाती है कि हमेशा ISI वाले हेलमेट का यूज करो, क्योंकि वो अच्छी बिल्ड को, उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी होती है। अब कुछ देशों का हम इसके स्टैंडर्ड को समझ लेते हैं। जैसे भारत का जो स्टैंडर्ड है वो क्या है? BIS, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, या फिर हम इसे ISI कहते हैं। क्या कहते हैं? ISI। देखिए, जो इनकी फुल फॉर्म है ना, वो सभी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, या फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी ये दोनों जो है फुल फॉर्म है, कोई भी जो है एग्जाम में आ सकती है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। BIS इंडिया की है, ISO जो है ऑल ओवर वर्ल्ड की है। JIS जापानी इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड, ये किसकी है? जापान की, ये जापान की है। BSI यानी कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, ये ब्रिटेन की है, ब्रिटेन। एक है DIN यानी कि डच इंडस्ट्री नॉर्मेन, डच इंडस्ट्री नॉर्मेन, ये कहाँ की है? जर्मनी की, जर्मनी की। ASA यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन, ये कहाँ की है? अमेरिका की, अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन। एक होती है गोस्ट, GOST, ये कहाँ की है? ये है रसिया की, रशिया की है GOST। ये क्या है? मानक है हर एक देश के, हर एक देश के मानक। और जिन भी सामान पर मानकीकरण होता है इनके देशों का, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं इंडिया का, जहाँ जिस भी प्रोडक्ट पर SII की मोहर लगी होती है, हम पहले ही समझ जाते हैं कि ये क्या है? अच्छा प्रोडक्ट है। आगे हम चलते हैं, आगे हम समझते हैं कंसेप्ट ऑफ सेफ्टी मेजर, यानी कि सेफ्टी को मापने के लिए कुछ कंसेप्ट बताए गए हैं। जैसे 5S कंसेप्ट है और 5E कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले ना हम 5S को समझते हैं। देखिए, 5S में क्या होता है? 5 S के प्रकार होते हैं। जैसे शॉर्ट, पहले S से बनता है शॉर्ट, फिर बनता है सेट इन ऑर्डर, सेट इन ऑर्डर, फिर होता है साइन, फिर होता है स्टैंडर्डाइज, क्या होता है? स्टैंडर्डाइज। एक होता है फिर सस्टेन। देखिए, जो सबसे पहला शॉर्ट क्या है, हमें ये बताता है कि पहले छटनी करो। शॉर्ट से क्या बन गया? छटनी, यानी कि जो खराब प्रोडक्ट है या फिर जो अभी इस्तेमाल में नहीं हो रहे हैं प्रोडक्ट, उनको दूर कर दो, या फिर जो प्रोडक्ट खराब है उनको अलग कर दो। फिर है सेट इन ऑर्डर, जो अच्छे प्रोडक्ट है उनको एक क्रम में लगाओ, ताकि उनका मानकीकरण या फिर उनकी जो लेबलिंग है वो की जा सके।
पहले हमें छटनी करनी है, जो खराब प्रोडक्ट है या फिर जो इस समय जो है प्रोडक्ट यूज में नहीं है उनको अलग निकाल दो। फिर जो हमने प्रोडक्ट छाटे हैं, जो अच्छे प्रोडक्ट है उनको एक क्रम में लगाओ, यानी कि सेट इन ऑर्डर। फिर साइन, यानी कि उनकी सफाई करो, उनको चमकाओ। फिर स्टैंडर्डाइज करो यानी कि उनका मानकीकरण करो। अगर वो अच्छे प्रोडक्ट हैं, अच्छी बिल्ड क्वालिटी है उनकी, फिर उनको क्या है, स्टैंडर्डाइज करो। और सस्टेन हमें ये बताता है कि जो हमने ये 4 स्टेप फॉलो किए हैं, इनको लगातार जो है इनका पालन करते रहो। सस्टेन क्या है, कायम रखना। और जो ये 5S की अवधारणा है, 5S की जो कॉन्सेप्ट है, ये किचन के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी बताया जाता है। किसके लिए? किचन के लिए। जो होटल वगैरह हो गए, रेस्टोरेंट वगैरह हो गए, उनके लिए जो है इसको ज्यादा प्रभावी बताया गया है। और ये ना एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि जो 5S कॉन्सेप्ट है वो किसके लिए है? वो किचन के लिए है। किसके लिए? किचन के लिए है। उम्मीद है आप सभी को 5S समझ आ गया होगा। जैसे सॉर्ट, पहले छटनी करो, खराब प्रोडक्ट को अलग निकालो। फिर सेट इन ऑर्डर, उन्हें एक क्रम में लगाओ। फिर उनको चमकाओ, साइन। फिर स्टैंडर्डाइज यानी कि उनका मानकीकरण करो। फिर सस्टेन यानी कि जो आपने 4 स्टेप फॉलो किए हैं उनको क्या है, हमेशा याद रखो, इनका जो है पालन करो। ये हमें बताता है 5S कंसेप्ट। और एक होता है 5E कॉन्सेप्ट। 5E का क्या मतलब है? पहले है एजुकेशन, एजुकेशन। फिर है एनकरेजमेंट, एनकरेज। फिर होता है एनफोर्स। एक होता है इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग। एक होता है इवोल्यूशन। ये होता है 5E। एजुकेशन यानी कि पहले शिक्षा दो, यानी कि शिक्षा दो। फिर एनकरेज यानी कि उसको प्रोत्साहन करो। एनफोर्समेंट, फिर उसको लागू करो। इंजीनियरिंग यानी कि फिर उसकी ड्राइंग बनाओ, यानी कि डिजाइन बनाओ। फिर इवोल्यूशन यानी कि विकास करो। ये होता है 5E कंसेप्ट। सबसे पहले हमें शिक्षा देनी होती है, फिर उसको प्रोत्साहन करते हैं कार्य करने के प्रति। फिर उसको लागू करने के लिए कहते हैं। फिर उसको ड्राइंग यानी कि डिजाइन बनाने के लिए कहते हैं। फिर उसका विकास करने के लिए हम कहते हैं। ठीक है, ये अवधारणा जो है ये होते हैं 5E कॉन्सेप्ट। और इसका आपको जो है याद रहना चाहिए, पांचों ई से क्या क्या बनता है। और इसी तरीके से 5S, सोर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन। और एक ना इनके अलावा एक और कंसेप्ट होता है, उसको हम कहते हैं 5P कॉन्सेप्ट। 5P से क्या बनता है? सबसे पहले प्रिजर्व, प्रिजर्व यानी कि देख रेख करना। फिर है प्रोटेक्ट। एक होता है प्रोवाइड। एक होता है प्रिवेंट। फिर होता है प्रमोट। देखिए, पी से प्रिजर्व यानी कि देख रेख करना। पी से प्रोटेक्ट, फिर प्रोटेक्ट है यानी कि बचाव करना। प्रोवाइड यानी कि उपलब्ध कराना। प्रिवेंट यानी कि रोकथाम। और प्रमोट यानी कि फिर उसका प्रचार करना। ये है 5P कंसेप्ट। ये तीनों कंसेप्ट आपको याद रहना चाहिए। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद रहना चाहिए। जो एजुकेशन है ये 5E वाला है और 5S वाला है। ये दोनों कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट जो है समझ आ गए होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अपना चैप्टर खत्म होता है। अब मैं आपको वो 2 सवाल बताता हूँ जो एग्जाम में आए हुए थे। देखिए, सबसे पहले सवाल पूछा गया है कि 5S इज अ सिस्टम यूज इन, यानी कि जो 5S जो मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया है, ये कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? क्या वो प्रोडक्शन प्रैक्टिस में है, क्या वो सेफ्टी प्रैक्टिस में है, या हाउस कीपिंग में है, या फिर इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग में है? अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये जो किचन के लिए होता है, यानी कि घरों में इस्तेमाल जो होता है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा है? प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस नहीं, सेफ्टी प्रैक्टिसेस नहीं, हाउस कीपिंग प्रैक्टिस बिल्कुल सी। इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही है। जो हाउस कीपिंग के लिए है 5S सिस्टम यूज किया जाता है। नेक्स्ट सवाल क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रैफिक साइन, यानी कि इन चारों में से कौन सा जो है ट्रैफिक का साइन नहीं है? देखिए, मैंडेटरी या फिर रेगुलेटरी साइन, यानी कि मैंडेटरी आवश्यक साइन, ये तो बिल्कुल ट्रैफिक का साइन है। हमें ये बताता है कि यहाँ पर हेलमेट पहनो, ये मैंडेटरी साइन है, तो ये तो ट्रैफिक का साइन है। कॉशनरी साइन यानी कि सावधान करने वाला साइन, ये भी है भाई, सावधान करने वाला साइन भी है। मूवमेंट साइन नहीं है भाई। ठीक है, इंफॉर्मेशन साइन भी है कि यहाँ पर जो है ऐसे बता देते हैं। जैसे पार्किंग वगैरह के बारे में बताता है, ये किसके बारे में? पार्किंग वगैरह होगी जो, जैसे पेट्रोल पंप हो गया,
ये किसके बारे में आते हैं, ये ट्रैफिक साइन के बारे में ही आते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन भी हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एक ऐसा ऑप्शन है जो ट्रैफिक साइन को नहीं दर्शाता, यानी कि मूवमेंट साइन को नहीं दर्शाता है। बाकी जो है तीनों ऑप्शन जो है इसको दर्शा रहे हैं ट्रैफिक साइन को, जैसे मैंडेटरी साइन, कॉशनरी साइन और इन्फॉर्मेशन साइन, लेकिन मूवमेंट साइन जो है ट्रैफिक साइन को नहीं दर्शाता। तो ये दो क्वेश्चन है ना, ये दो क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं HSCC ALMSA के एग्जाम में। वैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो ये चैप्टर है ये कार्य करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि सुरक्षा हमें किस तरीके से करनी है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर दोस्तों अपना चैप्टर खत्म होता है सेफ्टी एंड हेल्थ वाला। अब जो है ना हमारे कुल मिलाकर 3 चैप्टर रह गए सिलेबस के अंदर, सिलेबस में केवल 3 चैप्टर बच गए हैं। फिर हम जो है MCQ सीरीज स्टार्ट करेंगे इसके बाद, ठीक है भाई। मिलते हैं आप सभी।